नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं काजल ऑनलाइन डिजिटल शो शख्सियत में आप सभी का स्वागत कहती हूँ, आप सभी को वेलकम कहती हूँ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने अपने अभिनय कौशल से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है, सभी का दिल जीत लिया है। और उन्होंने बहुत सारे किरदार निभाए हैं। और ख़ासकर जो उनका किरदार जो जो इन्होंने जीवंत जिसको जिया है वो है साईं बाबा का किरदार। और वो किरदार इतना मकबूल हुआ कि उन्होंने इतनी शिद्दत से उस किरदार को निभाया, उस किरदार को जिया कि लोग सच में उनको साईं बाबा समझने लगे। तो हमारी आज की जो शख्सियत हैं वो हैं मुकुल जी, मुकुल नाग। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि वो हमसे जुड़ जाएं और फिर हम उनसे रूबरू हों। और मुकुल नाग जी आकाशवाणी टीवी सीरियल्स, रंगमंच और सिनेमा से जुड़े हुए हैं। और आज उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है वो अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी को हमसे शेयर करेंगे और हम सब उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी से इंस्पायर होंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार है मुकुल जी का। मुकुल जी आए तो हम उनको लें। बस थोड़ा सा इंतज़ार है मुकुल जी का। मंजू जी हाय, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। रोहित वेलकम। कांची आपका बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा इंतज़ार कि मुकुल जी का इंतज़ार करें। और उन्होंने बात करी थी उनके किरदारों की। उन्होंने बहुत सारे किरदार किए हैं और उन्होंने जिया है उन किरदारों को। एक रियल एक्टिंग होती है, एक फेक एक्टिंग होती है, लेकिन जो रियल एक्टिंग, जो अभिनय कौशल उन्होंने दिखाया है अपने किरदारों को करने में, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो थोड़ा सा इंतज़ार और मुकुल जी आएँ तो हम उनको यहाँ ले लें। लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं हमारे साथ और हम इंतज़ार कर रहे हैं मुकुल जी का, मुकुल नाग जी का। वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हम फिर बातों का सिलसिला जारी करें, उनसे रूबरू हो जाएं। तो प्रणव शंकर जी, शेखर जी शुक्रिया, जयश्री बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम अपनी आज की शख्सियत का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी आज की शख्सियत हमसे रूबरू हो। थोड़ा सा इंतज़ार, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो रूबरू के बारे में बताऊं तो कि रूबरू जो है थिएटर ग्रुप, उसकी यही कोशिश है कि वो ऐसे लोगों से, ऐसे सेलिब्रिटीज से, ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएं कि हम उनसे उनकी जो शख्सियत है उससे आपको रूबरू करवाएं और उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उनसे हम बात करें। तो बस कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की, इंतज़ार कर रहे हैं वो आए और हम उनको लें। आप सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमसे इस वक्त जुड़े हैं, हम लोग थोड़ा सा पहले ही आ गए। बस वक्त हुआ जाता है कि हम उनको लें और थोड़ा सा इंतज़ार। रूबरू की अगर हम बात करें तो रूबरू ने बहुत काम किया है इस क्वारंटाइन में, ताकि जो लाइव परफॉर्मेंसेस हम नहीं कर पा रहे थिएटर में जाके, तो लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने यही कोशिश की कि डिजिटल पे हम लोग आए। दो ये जो मीडिया है हम लोगों के लिए थोड़ा सा है, थोड़ा सा नया है, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम उनको ले। इंतज़ार था और हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने आज की शख्सियत का। जल्दी ही हमारी शख्सियत, आज की जो शख्सियत है वो हमारे साथ जुड़ी हैं। बस हम उनको कोशिश कर रहे हैं उनको लेने की। मुकुल जी को हम मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको ला पाऊँ, या मैं ये दोबारा कोशिश करती हूँ, मैं उनको ला नहीं पा रही। कोशिश
कर रही हूँ। कई बार डिजिटल में ये ऐसी परेशानियां आ ही जाती हैं, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों से। कैमरा में नहीं ला पा रही मैं उनको। गुजारिश कि एक बार फिर से अगर छोटे छोटे कई बार अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कई कई बार जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज की वजह से हम लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और बाज़-औक़ात क्या करें, लाइव परफॉर्मेंसेस हो तो हम चीज़ें संभाल सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर इस तरह का हो, बहुत शुक्रिया सभी लोगों के आने का। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं हमारी आज की सेलिब्रिटी जो है हमसे वो जुड़ जाएं। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ से कि उनको मैं ले पाऊँ। हाँ, जी, गुजारिश है मुकुल जी, अगली ग्रीन आइकॉन है उस पर आप क्लिक कीजिए। विनय जोशी जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी सजेशन दी है कि जो ग्रीन आइकॉन है उस पर आप क्लिक करें तो मैं आपको देख पाऊंगी। ये मुकुल जी के लिए विनय जी ने लिखा है। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मैं तो बिल्कुल इस वाले फेसबुक लाइव पे तो हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट मुकुल जी कि आप ग्रीन आइकॉन को क्लिक करिए, then I can see you most probably. Still I'm not can't I'm still trying कि मैं उनको ले पाऊँ। ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं। नो वरीज, लोग काम कर करके ही सीखते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। I'm trying to bring him in this video। कल भी हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वही कोशिश हम कर रहे हैं। ग्रीन आइकॉन को दबाएं मुकुल जी। I'm trying to bring you in the but I can't I'm still trying। oh God। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे उनसे करनी है, तो अगर वो नहीं आ पा रहे तो हम लोग टेक्निकल इशू तो हो ही जाते हैं। इट्स आई कैन सी मेनी पीपल ओवर हेयर जिनको मैं देख पा रही हूँ। कोशिश दोबारा करते हैं। मुकुल जी, कल तो हम लोगों ने जब कोशिश की थी तब तो हो गए थे, बट अभी मैं उनको नहीं ला पा रही हूँ। I can't bring you in the camera। I can see you but I can't bring you in the camera। बहुत शुक्रिया जो सभी लोग हमसे जुड़े हैं। कोशिश है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आई एम ट्राइंग कि हमारे आज के गेस्ट हमारी इसमें आ जाएं, बट आई एम नॉट फाइंडिंग हिम अगेन। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के जुड़ने का। हम वेट कर रहे हैं हमारी आज की सेलिब्रिटी का, जो हमसे I can't find him here। There might be some technical issue, but I am trying again। कि मुकुल जी हमारे लास्ट टाइम ही हमारा यही टेक्निकल इशू हो गया था शायद। I can't find his request also। I can't find कि मैं उनको लूँ। जय साई राम। प्रेयर करते हैं कि आज मैं उनको ले पाऊँ। यस, देखिए मैंने जैसे ही साइन, तो हमारे आज की सेलिब्रिटी गेस्ट को वो मुझे दिख गए और मैं उनको कनेक्ट कर रही हूँ। ओम साई राम। जैसे ही मैंने बोला आप मुझे दिख गए। देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग सही है। ओम साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम।
थैंक यू। ओम साई राम, ओम साई राम। आखिर हम लोग मिल ही गए। ये टेक्निकल इश्यूज चलते रहते हैं बिकॉज हम लोगों के लिए शायद ये डिजिटल मीडिया अभी शायद नया है। हम थिएटर करने वाले लोग हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस करने जी वाले जी लोग हैं, जी। तो हम लोग इन्हीं चीजों से सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस रूबरू थिएटर ग्रुप में लाइव आने के लिए। धन्यवाद। तो बहुत थैंक यू वेरी मच। मुकुल जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त और वो आपसे सुनना चाहते हैं संक्षिप्त जी, में आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में संक्षिप्त में आप हमारे लिसनर जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको बताइए। आ, पहली बात, सभी को ओम साई राम, नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्कार। आ, मैं कहाँ से शुरू करूं? आप बताइए, संक्षिप्त मैं में बताता हूँ। आपकी जो जर्नी रही, आप आकाशवाणी से जुड़े हैं, आप रंगमंच से जुड़े हैं, आप टीवी से जुड़े हैं, उन सब चीजों पे मैं आऊंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हल्का सा डिटेल में नहीं चाहिए हमें, छोटा सा आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी, क्योंकि बहुत सारे हमारे से यंग लोग जुड़े हैं थिएटर करने वाले जो आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी से इंस्पायर होंगे। बचपन से मैं थिएटर देखता रहा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और हमारे बंगाली में एक खास ट्रेडिशन रहा है कि दुर्गा पूजा के समय हम लोग थिएटर करते थे। जी। तो हम देखने जाया करते थे बचपन में ही। तो बड़ा अच्छा लगता था। पहले बड़ा डर लगता था जब कुछ ऐसी ऐसी लाइटें होती थी, कम लाइट में, रेड लाइट में, और वो डराने वाले सीन होते थे, हम डर जाते थे। तो फिर बाद में वही लोग बाहर आते थे और मैंने, अरे ये क्या चीज है कि आप ऐसे खतरनाक चीजें होती, तो इंटरेस्ट जगा मेरे को। और उस तरह से करते करते मैं बंगाली थिएटर में आ गया था बहुत पहले। मतलब थिएटर ऐसे शुरू नहीं किया कि डायलॉग बोलना शुरू किया, नाटक में रख लिया, नहीं। चाय बनाने से मेरा काम शुरू क्या हुआ, बात है, क्या सीनियर को बात चाय है, पिलाना। क्या बात है, ये तो सबसे पहले स्टेज को साफ सुथरा करना, पोछा मारना, ये भी हमारा काम था कि सीनियर्स आने से पहले सब साफ सफाई होना चाहिए। और दूध वगैरह हमको पैसे दे दिए जाते थे कि भाई दूध वगैरह लेकर रखना। और चाय बनानी होती थी, वो पंप वाला स्टोव होता था, तो वो सारी चीजें, बर्तन मांजना, ये सब वहां से शुरुआत हुई है हमारी। कि ऐसे नहीं कि जाते ही हाँ चलो आपको ये रोल दे दिया, नहीं। उसके बाद चीजें, स्टेज को किस तरह से बांधना, लाइट फिट करना, पर्दे टांगना, किस तरह से पर्दे को किस तरह से गांठ मारना, ये सारी चीजें। लेकिन उससे पहले सन 72 में मैंने खुद ही एक नाटक मैंने डायरेक्ट भी किया, लिखा भी। जितनी समझ थी, तो मैं 11 साल का था, 11 12 साल का। हमारे हिंदी में किताब थी, उसमें कहानी थी, तैमूर और बालक। तैमूर और बालक की कहानी थी। तैमूर एक जगह आता है और अ, उस गांव में फिर बच्चे की वजह से, बच्चा उसकी जान बचाता है, तो उसकी वजह से वो फिर चला जाता। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, तो उसको मैंने ड्रामेटाइज किया उस समय। और फिर उसको डायरेक्ट किया आपस में ही। तीसरी चौथी में था मैं। तो मम्मी ने तलवार बनाना कैसे, मम्मी ने कैंची मेरे को मम्मी ने पकड़ाई कि तलवार कैसे गत्ते, और गत्ता ऐसे नहीं कि पैसे दे के खरीद लाए, नहीं। वो कटपीस भंडार हुआ करता था मेरठ में, मैं मेरठ निवासी हूँ, तो उसके पास से में लपेटा हुआ होता। हम उनसे गत्ता लेकर आए जी। कि बड़ा वाला गत्ता दे दो, क्योंकि हम वहां से कपड़े खरीदते थे, कटपीस में कपड़े खरीदते थे, जो जी। बच जाते थे छोटे छोटे कपड़े, उससे हमारे कपड़े बनते थे। तो मेरी मम्मी बहुत ही पकड़ के चलती थी चीजों। ये नहीं कि बढ़िया थान में से निकालो, नहीं। कटपीस भंडार था वो। जो छोटी छोटी चीजें बच जाती थी उसको मम्मी सिलवाती थी, और अच्छा लगता था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी तो बात उसमें से आप बोल कैंची रहे हैं, पकड़ के। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि आपके घर से ही आपको इंस्पिरेशन मिली, आपकी मम्मी आपके साथ थी और उन्होंने आपकी मदद की, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। जी हाँ, वो मम्मी तो मतलब मेरी जान है, हम्म। और मम्मी ही सब कुछ करती थी। और
उस पे बरक लगाना, बरक मतलब वो सिगरेट के अंदर सिल्वर फॉइल होता था, वो सब निकाल के उसमें गत्ते में चिपका के तलवार का गुरु थी, आज भी गुरु है। तो यहाँ से मेरी थिएटर की शुरुआत हुई है, और बंगाली थिएटर, फिर हिंदी थिएटर। मेरे बाऊजी होते थे, मेरे जीजा जी के पिताजी हमारे बहुत नजदीकी परिवार में से थे, हम उन्हें बहुत मान करते थे, सम्मान करते थे। बहुत बड़े वैद्य हैं, वैद्य थे, अभी नहीं रहे। उन्होंने कहा, मुकुल अगर तुझे पूरे हिंदुस्तान में अगर कुछ करना है, और वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना है, तो हिंदी में नाटक करो। हिंदी में नाटक करोगे तो तुम एक लेवल तक पहुंचोगे जी। बंगाली ठीक है, तुम बंगाली में काफी आगे बढ़ गए हो, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन हिंदी में नाटक किया था। तो मैंने रामलीला ज्वाइन की, बाल रामलीला। वहां छोटे मोटे रोल, पहले तो बोला कि हाँ याद करके दिखाओ, तो हमने फटाफट याद कर लिया। अच्छा चलो बोल के दिखाओ, बोल दिया। अच्छा चलो भाला वाला पकड़ा के, पहले वो सब रोल मिला छोटे मोटे, फिर बड़े करते रहे। फिर मैंने कहा मजा नहीं आया, फिर हमने एक ग्रुप बनाया, यंग बीटल्स क्लब। और हमारे साथी सब लोग जुड़े, हम लोगों ने कई साल लगातार थिएटर किया। और थिएटर करते करते हमें पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है जहाँ सिखाया जाता है दिल्ली में। हमने चलो दिल्ली चला जाए। फिर स्कूल को कोलंबस की तरह हम खोजने निकले थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को। अब हम कभी निकले नहीं थे उस तरह से। उस बीच में काफी मतलब सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के सौजन्य से कई जो मेरे सीनियर थे वो शोज वगैरह लेते थे, तो हम लोगों ने काफी शोज किए जी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी, उस पे हम लोगों ने नाटक तैयार किया था, नाम भूल गया, आज भी याद है। अरे अलगू के खेत में आग लग गई रे करके हम लोग भागते थे। तो गांव गांव में शो होता था, तो गांव में हमें नमक की पहले चाय पिलाई जाती थी। तो हमने कहा नमक की चाय क्यों, तुम नमक हरामी नहीं करोगे, तो ये वर्ड हुआ करते थे। तो मतलब पहले नमक की चाय, फिर मीठी चाय पिलाते थे। तो खेतों में रहना, फिर जंगल जाना, फिर कुएं से पानी खींच के नहाना, फिर शोज करना। और शोज में इम्प्रोवाइज भी खूब करते थे हम लोग, कभी पेड़ पे चढ़ जाना, वो सारी चीजें भी करते थे जो जो मिलता था। तो ये होता था, अरे इसका भी इस्तेमाल कर सकते सर, एक इधर लाइट लगा दिया जाए, तो हम यहाँ कुछ करते हैं। अच्छा करोगे, हाँ चलो एक फोकस मार दिया, फोकस लाइट डाल दिया। तो मतलब गांव में इस तरह से एनवायरमेंट थिएटर की शुरुआत जो है, हमें मालूम नहीं था कि एनवायरमेंट थिएटर क्या है क्या नहीं। हाँ अच्छा लग रहा है ये चौपाल की तरफ ना, यहाँ हम कुछ करते हैं। तो दर्शक यूं घूम गए, हमने नाटक किया। तो इस तरह से काम करते रहे। तो स्कूल की खोज की गई, स्कूल हमें मिला। तो यहाँ कि मेरे दिमाग में था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और बाहर बोर्ड में लिखा होता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। मैंने कहा ये वो नहीं है, मैं आगे निकल गया ऑटो में। फिर राष्ट्रीय मतलब नेशनल, अरे यही तो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बाहर हिंदी में लिखा हुआ। तो मोड़, ऑटो मोड़ो ऑटो मोड़ो ऑटो मोड़ो, फिर ऑटो मोड़ के आया, फिर अंदर तक ले गए। इतनी खुशी के मारे मेरे ख्याल से हमने 1-1.5 रुपए फालतू ही दे दिया। वहां जाके पता किया, तो ये 80 की बात है, सन 80 की बात है। तो 2 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ता था, वो लाने के बाद फिर आपको प्रोस्पेक्टर मिलता था। तो 2 रुपए बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो इस तरह से मतलब मेरा 80 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 81 में नहीं हुआ, 82 में नहीं हुआ, 83 में नहीं हुआ, 84 में नहीं हुआ, 85 जीरो सेशन हुआ, 86 में नहीं हुआ, 87 में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। क्या बात है। उस दौरान मैं दिल्ली आना जाना शुरू हो गया। शेराम रेपेट्री से पहले शेराम एक्टिंग कोर्स किया, फिर रेपेट्री ज्वाइन किया, रेपेट्री में काम किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए।
और उसमें काम करते रहे, लगातार थिएटर करते रहे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ थिएटर करते रहे, बड़े बड़े लोगों के साथ थिएटर करते रहे। और आखिर में 87 में रतन थियम जी आए डायरेक्टर, उन्होंने क्वेश्चन किया था सबसे लास्ट में, उन्होंने बोला अगर इस बार भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे। मेरा करीब 1.5 घंटे तक इंटरव्यू हुआ था, तो बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे थे, मोस्टली सबके साथ काम कर चुका था। तो मैंने कहा कि अगर प्रोस्पेक्टर में लिखा है कि 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, अभी तो मेरी 27 है, तो अभी 3 साल और बाकी है, मैं फिर से अप्लाई करूंगा, नहीं हुआ तो कोई बात है, थिएटर करूंगा। तो मुझे पता नहीं, रिजल्ट लग गया, तो मैंने कहा पता नहीं इस बार होगा कि नहीं। धीरे से देखा वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है इस बार, तो यार हद हो गई। थोड़ा और ऊपर चला, ऊपर 10 तक गया मैं। 10 के बाद हिम्मत नहीं हुई देखने की, मेरा कितने साल से दे रहा हूँ, आ ही नहीं रहा नाम लिस्ट में। मैं पीछे मुड़ के जाने लगा तो पीछे से अरे थोड़ा सा और ऊपर देख ले, अबे मुकुल, पीछे से आवाज आई। वो मैंने थोड़ा देखा, 5 6 7 8 9 2, मेरा नाम टॉप पे, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर आंख वाला, फिर मैंने कहा नहीं ये नहीं। फिर देखा, अरे हाँ यार मेरा, बस तब हो गया। अरे चलो भाई, ये था मेरा यहाँ तक जर्नी। और उसके बाद स्कूल से बहुत कुछ सीखा। अरे गलती मैंने 80 में की थी, तब तक मैं क्राफ्ट वगैरह में बहुत आगे था, तो मैं खूब सारी चीजें लेकर गया था, एक अटैची भर के कि पेंटिंग्स भी लो, ये भी लो, हेड गियर भी लो, ये सब मैंने सीखा था। तो उस समय थिएटर बहुत आगे चला गया। तो एच बी शर्मा जी थे बैठे हुए, उन्होंने आज भी याद है कुछ ब्राउन कलर की शर्ट पहन रखी, जैसे पुलिस वालों की होती है ना, उस टाइप की शर्ट। मुझसे पूछा कि मिस्टर मुकुल नाग, आप क्या क्राफ्ट में जाना चाहेंगे। क्राफ्ट में, मैंने कहा नहीं, सोच लो, क्राफ्ट में अगर तुम्हारा होता तो अभी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मूर्खाधिपति, नहीं मैं तो एक्टर हूं भाई, नहीं क्राफ्ट में नहीं जाना सर। अगर उस समय अगर मैं बोल देता यस, तो चेंज तो मैं कभी भी कर लेता। तो ये पहली बार जो इंटरव्यू में जो ये था कि, मुझे आज भी याद है एच वी शर्मा जी हंसे, तो मतलब वो चाह रहे थे कि मैं आ जाऊं, हाँ इस रास्ते से आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र कम थी। मैं 20 साल मेरे को, मतलब 19 20 साल का ही था मैं, करीब करीब 19 करके 20 के आधे में था। तो इतने यंग रूप उसमें मैं इतना काम करके आया हूँ, तो वो बड़े इंस्पायर्ड थे कि इसको अंदर ले लेता हूँ, फिर ये मैं अभी मैं एक्टर बनना है। तो उसके बाद कट टू 87। खैर स्कूल ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। फिर शाहजी ने मेरे को धक्के मार मार के, बीएम शाहजी, जी 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 गुरु आदमी है, जी 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 उन्होंने मेरे को धक्के मार के, अरे भाई तेरा काम हो गया, जल्दी अब तू बगले बॉम्बे जा, बॉम्बे जा, बॉम्बे जा। मैंने सर पैसे नहीं है, पैसे जोड़ लेते मैं दूं। मैंने कहा अरे नहीं सर बहुत है। तो 8,000 रुपए जोड़े थे मैंने और फिर बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आने के बाद 3 4 साल ऐसे ही रहा। तो दिल्ली में काफी काम किया था, एक सर्कल था, तो मैं आ जाता था दिल्ली में काम करके, कुछ पैसे इकट्ठे होते थे, फिर चला जाता था बॉम्बे। तो ये सब चलता रहा, वर्कशॉप वगैरह, अल्मोड़ा, इधर उधर। भारती शर्मा जी के साथ काफी थिएटर करता ही था बैठ साथ में। क्षितिज करके ग्रुप था, उसमें मैंने डायरेक्ट भी किया, आने के बाद एक प्ले भी डायरेक्ट किया। मृत्युंजय नॉवल मैंने डायरेक्ट किया था, उसे लिखा भी था मैंने, उसके शोज किए। तो वो सब चीजें, दिल्ली के काम पकड़ के आता था, पैसे आते थे, फिर उसको लेके बॉम्बे में स्ट्रगल करता। यहाँ तक की मेरी जर्नी है आपके सामने, शॉर्ट में, संक्षेप में मैं इतना ही कह सकता हूँ। फिर दिल्ली, बॉम्बे, फिर दिल्ली धीरे धीरे छूट गया, बॉम्बे में काम बढ़ता रहा, और आज आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि थिएटर करने के लिए ट्रेनिंग जरूर की जाए। ऐसा मैं मानता हूँ कि एक, अगर किसी विद्या में अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो एक डिसिप्लिन और एक चीजों को समझना, एक गणित को समझना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हर चीज में गणित होती है। आप गाना गा लेते हैं ठीक है, लेकिन आपको स्वर और वो सब अगर नहीं है, अगर गुरु नहीं है, तो आप गुरु ज्ञान आ ही नहीं सकता। गुरु का होना जरूरी है। और ये हमारा जो अभिनय है, अभिनय में सारी कलाएं आती हैं, और सारी कलाओं के लिए अलग अलग गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो एक्सपर्ट है। हमने रोशन जी से वॉइस एंड स्पीच सीखी, मैंने दीनानाथ जी से वॉइस एंड स्पीच सीखी, अब पंचानन पाठक जी से वो स्वर से ना, उठ जाग भूखे बंदी अब खींच लो तलवार, शुतुरमुर्ग उनके साथ प्ले किया था एक टूथी में। तो ये मैं गाता था, अब उनके यहाँ से निकाल, यहाँ से पेट से निकाल, पेट से निकाल, हाँ गाओ, उठ जाग भूखे, भूख में भूख लगनी चाहिए। तो इस तरह से डांटते थे हमको, हम तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, हमने कभी इस तरह का नहीं सोचा था कभी। तो ये सारी चीजें थी, उनसे सीखा है किस तरह से सांस को कंट्रोल, तब तक दीनानाथ जी के साथ काम, सांस को कंट्रोल करना, उठ जाओ जाओ, तो भाव भी लाना है, एक्सप्रेशन भी लाना है, उस तरह से कर रहे। शुतुर नगरी शुतुर राज, शुतुर शुतुर बाजे, ये ये पंचानन पाठक जी का कंपोजिशन है। आज भी याद है 83 की बात, क्योंकि वो इतना अंदर तक डाल देते थे कि आज भी मैं गुनगुनाता हूँ उन चीजों को। शायद शब्द कहीं किसी डायरी में लिखा होगा। तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का प्ले है शुतुरमुर्ग, कई सारे शोज किए थे मैंने, मामूली राम का रोल किया था उसमें, और इतना मैं अंदर घुस गया था कि एंजाइटी बढ़ गई थी और मुझे वोमिटिंग होने लगी थी शो के दौरान। तो इंटरवल के बाद मेरे को किसी ने दवाई दी, एक डॉक्टर हुआ करते थे, वो नाटक करते थे, उन्होंने आके मेरे को दवाई दी, ये खा ले तू। मैं मतलब ऐसा हो रहा था मेरे को, बार बार इतना घुस गया था मैं अंदर। बाद में मेरे को थप्पड़ भी मारा, ऐसे थोड़ी। तो ये भी हमने सीखा है उस चीज को। तो बहुत जरूरी है कि सीखना बहुत जरूरी है। बाकी आप कितने लोग आते हैं सीरियल में कार्य करते हैं, लेकिन वो लेवल नहीं पाते हैं, बिल्कुल, फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन आती है। आज अगर फिल्म नहीं है तो हम कुछ और कर लेंगे ना, थिएटर कर लेंगे, हम निराश नहीं हो सकते। मैं लाइटिंग कर लूंगा, मैं डिजाइनिंग कर लूंगा, मतलब हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के आगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है। सब कुछ इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो भी मैं कुछ काम कर लूंगा। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप ट्रेनिंग, ये जरूरी नहीं है कि एनएसडी, लेकिन मेरा ख्वाब था एनएसडी ज्वाइन करने से पहले मेरे पास 3 सीरियल थे। पीसी 1008 फौजी, जिसमें शाहरुख जी थे, और स्टार ट्रैक, जो ये आपका जखाकू के रोल में। मैंने वो 3 सीरियल छोड़कर, मेरे को बोला था फौजी के डायरेक्टर कर्नल कपूर ने बोला था, तेरे को आके यही करना पड़ेगा, तू छोड़ के जा रहा है, तेरी वजह से मेरे को ऑडिशन बढ़ाना पड़ रहा है, करेगा तू यही? मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, ये एनएसडी ज्वाइन करना ही है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं, सर प्लीज मेरे को माफ कर दे। तो मैं उस 3 सीरियल को छोड़ के, 3 सीरियल में उस समय कम से कम नहीं तो मैं कम से कम एनएसडी, और वहां से सीखा, बहुत बहुत मजा आया। अगर मैं नहीं करता तो आज मैं अफसोस होता कि मैंने क्यों क्यों नहीं एनएसडी ज्वाइन किया। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज गर्व होता है कि नहीं, एनएसडी जो पीठ पे जो छाप मारी है, छाप नहीं मारी है, ये मेरे को आशीर्वाद दिया है। ये हमारी माँ है, एक माँ ने जन्म दिया, एक माँ ने हमको आशीर्वाद स्वरूप बहुत कुछ दिया है। हमको एनएसडी हमारी दूसरी माँ है, मेरी तो माँ है दूसरी, जिन्होंने भर भर के झोली भर भर के दिया है, भर भर के दिया है। अभी अभी आपने वॉइस की बात करी कि वॉइस की भी हम बात कर रहे थे, तो ये सवाल जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, जिसमें यंग थिएटर करने वाले भी हैं। तो ये जानना चाहूंगी कि वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है,
मेरी आवाज आ रही है जी। ना आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही तो है। वॉइस के साथ जो खेलने की अगर बात करें, वॉइस के साथ खेलना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम्म। उसके लिए एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम्म, आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ब्रीदिंग को होल्ड करना। हम्म, मैं अभी 2 मिनट 2 सेकंड होल्ड करता हूं मैं, अरे वाह, क्या बात है। आज भी। हम्म, मैं पूरा काउंट करके पूरा ब्रीदिंग को होल्ड करता हूं पूरा। लेकिन 100 के बाद मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन मैं पूरा करता हूं। मैं अभी बढ़ा रहा हूं इसको धीरे धीरे। मैं कोशिश कर रहा हूं 2.5 तक ले जाऊं, ढाई ढाई क्या मिनट तक बात है, मैं इसको बात। होल्ड कर सकूं। जो हो गया था कुछ उस वजह से हम लोग आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया कुछ देर के लिए। तो मैं दोबारा से मुकुल जी को कोशिश कर रही हूँ लाने के लिए। आ गया था, नेटवर्क इशू आ गया था। हेलो। हेलो, नेटवर्क। हाँ हाँ, वही। नेटवर्क का इशू आ रहा है। नेटवर्क का इशू आ चलो। रहा है। कोशिश रहती है, ये सारे नेटवर्क जो है इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं कि दोबारा से वापस जी लाने की। तो ये नेटवर्क का इशू है, वी आर जी। सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स। जी मुकुल, हाँ हाँ हाँ, तो हम थे हम कहाँ? वॉइस की बात कर रहे थे। वॉइस वॉइस की की बात बात हो कर रही। रहे थे। हाँ, तो उसके लिए हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ठीक। आप एक चीज बताता हूँ उसको होल्ड करने के हम्म, लिए। आप ऐसे करके क्या बात, क्या बात। क्या बात। ये होल्ड करने का, ये होल्ड करना है यहाँ। जैसे आप मुंह फुला के आपको उसको होल्ड करना है, तो इसी में आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। जी। इसी तरह से आपको बढ़ाना है। अनुलोम विलोम करिए, और शब्दों के साथ खेलना है, तो उच्चारण के साथ आप हर शब्द के साथ आप खेलिए हम्म, उसको। जैसे हा है, हा को अंदर तक लेके जाना। ह, 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 ह। क्या। मतलब
जितने भी आपके रेजिडेंट हैं तो उन सब के साथ उसको लेकर चलना है। जी तो शब्दों के साथ आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जी आपको करना है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी यही है, वॉइस एंड स्पीच। बहुत मजा आता जरूरी है। है। दूसरी मेरी लाइटिंग है। वॉइस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारे गुरु दीनानाथ जी ने बहुत जी नए लोग हैं, और एक घड़ा लीजिए, अगर आपके जड़ता है तो घड़े में मुंह डाल के आप प्रैक्टिस कीजिए, जी आपका स्वर बहुत अच्छा होगा। जी जबान को बाहर जितना ला सकते हैं करिए, वो एक्सरसाइज कीजिए, आपकी आवाज अच्छी। थिएटर में क्या आप जब अगर मेलो ड्रामा करना है तो मेलो ड्रामा में, तो जैसे बंगाली थिएटर में जात्रा यात्रा। में जी मेलो ड्रामा जी जी बहुत जी होता जी है। जी यात्रा में मैंने काफी किया है जी यात्रा। तो यात्रा में एक लाइन কি বলতে চাইছো আমি তাই তোমাকে जी আমি जी बिल्कुल আরে সর্বনাশ করে দেবো তোমার, আর কি ভেবেছো তুমি, এসো আমার কাছে, क्या बात। তখন দেখবে যে আমি তোমাকে সম্পূর্ণ একবারে নাশ করে দিলাম। ये जो है, क्या बात। ये ये उसी का सांस का जी खेल है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इस तरह से बंगाली में, तो ये यात्रा में, क्योंकि यात्रा जो है हजारों हजारों लोगों तक वॉइस को पहुंचाना होता बिल्कुल था। फिर पारसी थिएटर में मैंने काम किया है, पारसी तो उसमें मैंने सीखा हम्म, है। और पारसी में मैंने ये बंगाली का यात्रा डाला था मैंने। फारसी में। तो रुस्तम सौरभ में मैं रुस्तम करता था। हम्म पारसी जी पारसी थिएटर रुस्तम सौरभ किया था क्या मैंने बात स्कूल है। में। तो हाँ, तो रुस्तम मैं करता था। तो बहुत आनंद आया था, बहुत अच्छा प्ले हुआ था। और बहुत तारीफें मिली, बहुत सारी चीजें मिली। जी तो हमें सिखाया गया, समझाया गया। तो वॉइस के साथ खेलना बहुत जरूरी जी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी और मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे अभी आपने बात की कि जब आपने शुरुआत की तो आपने चाय पिलाने से शुरुआत की रंगमंच की, और आप पूरा साफ करते थे। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि जैसे यंग लोग जी हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, स्पेशली हाँ जब आप रंगमंच के फील्ड में आते हैं, जब आप थिएटर करते हैं, तो थिएटर आपको एक संपूर्ण इंसान बनाता है। बिल्कुल एक एक आपको जीवन जीने की कला जी। सिखाता है। और आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, थिएटर करने वाले यंग लोग जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे इस वक्त इस बात को लेकर। नहीं, देखिए, थिएटर में आज भी ये बात है कि हम जहाँ थिएटर करने जाते हैं या जहाँ हम रिहर्सल करने जाते हैं, अगर साफ नहीं है तो आज भी अमूमन जो थिएटर करते हैं, और थिएटर एमेचर की वजह से जिंदा है, जी बिल्कुल। तो वो लोग अपने आप सफाई कर ही लेते हैं। हम्म, मैंने ये अक्सर देखा है कि थिएटर वाले जितने डिसिप्लिन होते हैं, उतना मीडिया के लोग नहीं होते डिसिप्लिन। थिएटर करने। अगर साफ नहीं है तो खुद ही झाड़ू लेकर, पत्ते लेकर साफ करना शुरू कर देते हैं। जी ये तो थिएटर का कमाल है। हर थिएटर का इंसान वो देखता नहीं है, अरे गंदा है, मैं ही साफ कर देता हूँ, चाहे वो सीनियर ही कितना ना हो। हम्म, फिर जूनियर को थोड़ी अकल आती है, अरे हमें साफ करना जी चाहिए, जी तो जूनियर फिर करने लगता है पहले आके। आज भी हम थिएटर करने जाते हैं तो रिहर्सल में आदत के अनुसार देखा गंदगी है तो साफ कर लेते हैं। अरे सर आप कर रहे हैं, मैंने क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? मैंने, या तो फिर तुम डिसिप्लिन बनाओ या फिर मैं बनाता हूँ। बिल्कुल मैं बैग में पॉलिथीन रखता था, चाय वाय पीते थे कागज के कप में, तो मैंने कहा भाई इसमें डालो, क्या। मैंने भाई इसमें डालो। तो एक दो बार घुमाया तो लोगों को शर्म आ गई, तो लोग खुद ही, बच्चे जो है जूनियर लोग, अपने आप लाने लगे जी थे। तो मैंने उनको दिखाया ना कि रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सीख रहे तो प्यार से रास्ता दिखा दो, ये नहीं कि उनको पकड़ो, नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं, अब करके बताओ तो वो खुद करने लगेंगे। और थिएटर में डिसिप्लिन है, चाहे वो छोटे से शहर का हो, चाहे वो बड़े से शहर का हो, चाहे वो रेपेट्री का क्यों ना हो, साफ सफाई अपने आप थिएटर के लोग करते हैं। ये पूरा आशीर्वाद ब्रह्मा जी की तरफ से थिएटर वालों का आशीर्वाद और दिया हुआ है। थिएटर की सबसे बड़ी बात ये है कि थिएटर में सभी बराबर हैं,
सभी बराबर है, सब बराबर सभी है, बराबर है। सब बराबर। चाहे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, जी लेकिन जब रिहर्सल करते हो आप पार्ट हो उस टीम का, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको डिसिप्लिन सबसे पहले रखना है। जी सीनियर को तो सबसे पहले डिसिप्लिन रखना है। जी जी आपको मार्किंग ये सब आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है। और दूसरी चीज बहुत गलत लगती है, जो थूक लगा के स्क्रिप्ट को पलटते हैं। मैं टोकता हूँ, मैंने कहा क्यों भाई, ये सरस्वती माँ है, ये आपके कर्म की जगह है। थूक लगा के नहीं भाई, प्लीज सच में। पानी रखो, या फिर उसको थोड़ा पाउडर लगा लो ना, अच्छा नहीं लगता। तो मैं बताता हूँ, जो समझ गए समझ गए, एक दो बार बोला, फिर उसके बाद नहीं। यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब आपने साईं बाबा किया, उस पे मैं आ रही हूँ, तो उस किरदार को आपने जीवंत कर दिया, मतलब लगा ही नहीं कि बाकी लोग आपको समझने लगे कि आप वाकई साईं बाबा हैं। तो उसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितनी मुश्किलात आपके सामने आई? देखिए, मेहनत मेहनत और आशीर्वाद दोनों बहुत जरूरी था। मेहनत तो हम कर लेंगे, अगर आशीर्वाद अगर बाबा का नहीं, जी आज नेटवर्क। तो ये बाबा का आशीर्वाद, ये बाबा है हमारे पास, बाबा का आशीर्वाद था और मेरी मेहनत थी। और गुरु डायरेक्टर स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी, जिनको हम पापा जी बोलते थे, उन्होंने शुरुआती को लगातार बातचीत करते रहे। ऐसा नहीं कि ऐसा कर, मतलब बातचीत करते करते घर में ही डाल दिया। यानी कि एक्ट करना है, नहीं एक्ट नहीं करना, वो अपने शरीर में धीरे धीरे डाल दी। जो मैं 7-8 दिन उनके साथ था, खाना खाने, लंच करने या ब्रेकफास्ट के समय में करते थे, तो बाबा क्या थे, बिल्कुल सब कुछ त्यागे हुए, जमीन से जुड़े हुए। तो इसलिए ऊपर वाले ने पहले से मेरे से संघर्ष कराया जमीन से जुड़ने के लिए। कितने कितने किलोमीटर पैदल चलता था मैं, पुरानी दिल्ली से ऑल इंडिया रेडियो तक पैदल जाना, पैदल आना। लाल किला पे 1 रुपए की 4 रोटी मिलती थी, दाल फ्री में, दाल मतलब एकदम पतली दाल लेते थे, क्योंकि पैदल जाना होता था मंडी हाउस। कि रास्ते में भूख लगी तो फिर क्या करेंगे, और उससे ज्यादा पैसे हम अफोर्ड कर नहीं पाते थे कि हम वहां पे 50 पैसे की रोटी खाएं, तो उससे काम चलाते थे। तो ये जो पैदल चलना, जो स्ट्रगल करना, ये जो कराया है, अगर ये नहीं कराते तो शायद आज आप ये बात नहीं बोलते कि आप साईं बाबा में कैसे अंदर घुस गए। बिल्कुल। तो ये जो शुरू से जो मेरे को स्ट्रगल कराया, जो जमीन से जुड़ने की जो बात हुई, तो ये अगर नहीं होता तो शायद वो कैरेक्टर के उस तरह से मैं पहुंच नहीं पाता। ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो पढ़ना, सोचना, मार्किंग करना, मैं 24 घंटे में 2 या 2.5 घंटे सोता था शूटिंग के समय। स्क्रिप्ट को इतना पढ़ लेता था, जो कल जो सीन होते थे मैं पूरी स्क्रिप्ट लेता था भाई। पूरे जो शेड्यूल का जो भी स्क्रिप्ट है मेरे को एडवांस में चाहिए, मेरी शर्त यही थी। तो शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ता था, उसमें मेरा सीन हो चाहे ना हो, क्योंकि उससे कनेक्टेड मैं रहता था। तो अगर उसमें आशीर्वाद भी ऐसे देना है ना किसी सीन के बीच में, तो मैं पता होता था मैं क्यों आशीर्वाद दे रहा हूं इसको या नहीं देना। कल ही एक सीन आ रहा था, मेरे को दिया बुझाना था, तो जलता दिए को मैंने हाथ से ही बुझा दिया। जब उन्होंने बोला टेक्निकी करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप शॉट लो। बात करते करते सीधा मैंने दिए पे हाथ रखा, दिया बुझ गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने आगे पीछे का वो पढ़ा, उसके बाद वो जो एक्सप्रेशन आया वो अपने आप ऑटोमेटिक आया। अगर मैं नहीं पढ़ता तो ऐसा लगता कि मैंने जानबूझ के एक्ट किया। तो ये
ये मेरा जो है, ये मेरा काम था कि रात रात भर कर बैठ के पढ़ता था मैं, और अपना जो सीन होता था उसको तो खैर बहुत अच्छे तरीके से मैं गुन लेता। मैं याद नहीं करता था, मैं चीजों को समझता था, इसके अंदर की मीनिंग क्या है, याद मैं सेट पर ही करता था। अच्छा, कौन सा शॉट है। हमारे मयूर जी जो एपिसोड डायरेक्टर थे, कमाल के डायरेक्टर, वो शॉट डिवीजन करके रखते थे। ये क्रेन का शॉट है, ये ट्रॉली का शॉट है, ये है, इसमें क्लोज होगा। तो जब शुरुआत में मुकुल जी क्रेन लगाया है, तो क्रेन के मेरे 3 शॉट हैं, क्या हम इस सीन में एक बार में क्रेन का इस्तेमाल कर लें क्या। मैंने कहा जरा सोचने दो। मैंने ओके कर सकते हैं। मैंने कहा उतना मैं पॉज ले लो, आप कट मत करना। तो मैं पूरा सीन तो घोट के आता था, डायलॉग्स याद करता था। तब मैं खूब सिगरेट पीता था। सिगरेट मतलब ये कि मतलब 120 130 सिगरेट पर डे होती थी मेरी। सिगरेट पीता था। यस सर, टेक क्रेन का एक साथ सारे शॉट ले लिए, ट्रॉली का अगर है तो ट्रॉली के सारे शॉट्स कर, फिर वाइड में। तो इस तरह से काम करते थे हमारे डायरेक्टर, इतना फैंटास्टिक डायरेक्टर थे। शॉट डिवीजन करके मेरे को मेरे स्क्रिप्ट पे वो कर देते थे शॉट डिवीजन, और मैं उसी हिसाब से चलता था। और फिर उसमें सजेशन भी होते थे। कैमरामैन बहुत अच्छे थे, मोहन नायडू जी। तो हम तीनों की एक तिगड़ी जम गई थी, और उनके साथ चंदर जी थे, क्रिएटिव हेड। हम 4 जने बैठते थे, और फटाफट सीन होते। 15 दिन का शेड्यूल हम 10-11 दिन में खत्म कर देते। मतलब इतना स्पीड में हम काम करते थे, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह एकदम से पकड़ के रखते थे, और बस टेक 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 खत्म। शेड्यूल हम 2-3 दिन पहले ही हम शेड्यूल खत्म कर देते थे। प्रोड्यूसर का पैसा बचता था। 15 दिन का मतलब पूरे 15 दिन नहीं। और हम 7 से 7 शूटिंग करते थे। 7 से 7 12 घंटे से ज्यादा हम करेंगे ही नहीं। 9 to 9, या तो 9 बजे होगा। अगर नाइट का सीन है तो 2 से 2, और 2 से 2 के बीच में काम खत्म कर। एक बार एक गाना फंसा था, बस वो हमें 3:30-4 बज गए थे। तो उसमें भी कोई मतलब, इसको इस गाने को खत्म करना है, तो उसमें सजेशन पे सजेशन आ रहे थे। अभी मेरा सजेशन आ गया, मिट्टी लाओ मिट्टी लाओ, मिट्टी मिट्टी का घड़ा करके एक सीन था। ये इंस्पायर्ड कबीर के दोहों में से ही था। तो घड़ा एक दिन टूटना ही है, उसको मिट्टी में मिलना ही है। तो आंसू के साथ फिर वो मिट्टी को गिराना, वो सारे सीन्स जो करते थे। वो ट्रॉली धीरे 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 आपके चेहरे तक आ रही है, और आप वहीं टिके हुए, और धीरे धीरे मिट्टी गिराना। अच्छा, मिट्टी भत से गिर गया, नहीं नहीं नहीं, एक बार और करते हैं, चलिए सर, ओके। अब मिट्टी को साफ करो भाई, ये जम रहा है बीच में से, तो छन्नी से छान दिया जाता था। तो मतलब इस तरह से काम होता था। तो वो एक बार जो है वो टाइम लगा था। वो धीरे धीरे कैमरे के आगे मिट्टी धीरे धीरे गिर रही है, पाउडर की तरह। तो वो मतलब पहला शॉट में मिट्टी गिरी नहीं, दूसरे में आधी गिरी आधी अटक गई, तो मजा नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में मैंने छान लेते हैं, तो उस मिट्टी को छाना गया। फिर मतलब बहुत सारी चीजें वो इसी बीच। अब पानी गिर गया तो कपड़े खराब हो गए, चलो कपड़े को सुखाओ। मतलब इस तरह की चीजें हम इन्वॉल्व होते चले गए। तो ये पूरी टीम का एफर्ट होता है। अगर टीम अच्छी हो तो कोई भी काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, आपका जो शिद्दत जिसको कहते हैं वो बहुत जरूरी है, आपका जुनून बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, सिंसियरिटी बहुत जी, जरूरी है। तो मैं आपसे ना अभी साईं बाबा की हमने इतनी बातें की, तो क्या ये हो सकता है कि आप कोई छोटा सा डायलॉग जो आपके दिल के बहुत करीब हो साईं बाबा का, हमसे शेयर करना चाहेंगे? आ गए तुम सब, मैं तुम लोगों का ही तो इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। अब हम धन पर चर्चा कर। धर्म क्या है? धर्म
क्या है? धर्म हमारे भीतर ही होता है, हमें उस धर्म को पहचानना है। धर्म किसने बनाया? धर्म हम लोगों ने ही तो बनाया है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे मालूम नहीं होता कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो तो ईश्वर का दूत होता है। हम लोगों ने ही तो हिंदू मुस्लिम बनाया है। हिंदू के घर में जन्म लिया तो हिंदू, और मुसलमान के घर में जन्म लिया तो मुसलमान। हमने धर्म बनाया है। ईश्वर तो एक है, तो हम लोगों ने उसको अलग अलग रूप में बांट दिया है, और उसी में हम झगड़ा करते रहते हैं, मारते रहते हैं एक दूसरे को। क्यों? आखिर क्यों? क्या हिंदू के खून का रंग लाल और मुसलमान के खून का रंग पीला है? हमारी भी 5 उंगलियां हैं, मुसलमान की भी 5 उंगलियां हैं। उसके पास भी 2 आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है। उसके पास भी सोचने की शक्ति है, सोचने के लिए बुद्धि दी है। फिर वो कैसे अलग हो? क्या ईश्वर को दुख नहीं होता जब उसी की बनाई हुई कृति को कोई काट डालता है? तो कब समझोगे तुम? कब? एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो क्या ईश्वर प्रसन्न होता है? कि तुम्हारी बनाई हुई कोई अनमोल चीजों को कोई तोड़ता है तो तुम्हें खुशी मिलती है या दुख होता है? तो उस ईश्वर को भी दुख होता है, उसके भी आंखों से आंसू निकलता ही होगा। और फिर वो आंसू कोई ना कोई तूफान लाता है और ईश्वर का एहसास कराता है, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो उसके आगे। उसका जरा सा डंडा हिलता है तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है। सबका मालिक एक है। कमाल। ओम साई राम। कमाल। बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ शुक्रिया। नहीं, बस बहुत शुक्रिया। याद आ गया तो, याद आ गया तो कमाल। आ गया। कमाल। ओम साई राम। मैं चलते चलते एक तुम आखिरी, चाहे रहो। एक आप आकाशवाणी से भी जुड़े, आप रंगमंच से भी जुड़े, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े, तो आपको क्या लगता है कौन सा मीडियम बहुत टफ है और आपको करने में बहुत मजा आया? देखिए, कोई भी मीडिया सरल नहीं है। हम्म। अपनी अपनी जगह अपनी टेक्निक को नहीं समझेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। रेडियो में काम करने जा रहे हो तो आपको माइक का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको जानना है कि आप मालूम होना चाहिए और वॉइस के साथ खेल। थिएटर में आपका ऑडियंस वो उस टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है, तो इजी हो जाएगा। अगर उस टेक्निक को सिर्फ एक्टिंग, मतलब एक्टिंग कर, सिर्फ संवाद बोलना है तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चीजों के टेक्निक को समझना बहुत जरूरी है और उसके लिए उस उस क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको रेडियो में काम करना है तो आपको लिए उसके लिए उस माइक के सामने, अगर आप मतलब कुछ ये सोच लीजिए माइक है और आपको इसके साथ ही बातें करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस है। अब हाँ माइक, हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो? ब्रीथ का। हाँ, तो मतलब वो सारी चीजें आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थिएटर में आपको
कितना मूव करना है, कितना नहीं करना है, आपको कितना बैक जाना है, नहीं जाना, ऑडियंस की तरफ को फेस करके कितना फेस करके बात करना है, क्या जिससे आपकी आवाज कटे ना। आपके अगर इस तरह से मुड़ के पूरा मुड़ के बोल रहे हैं तो आपको प्रोजेक्शन देना पड़ेगा जिससे कि आपके पीछे जो है ऑडियंस तक वो बात पहुंचे। ये सारी टेक्निक अगर आप नहीं जानेंगे तो आप बात खा जाएंगे, कितना भी अच्छा एक्टिंग करते रहो, अच्छी एक्टिंग करते रहो, अगर कैमरे के सामने आप परफॉर्म ही नहीं कर, कैमरा कैच ही नहीं कर पा रहा है तो फिर उस एक्टिंग का आपके बिल्कुल बहुत टाइट सारे क्लोज लगाया हुआ है, वो पूरा पूरा रायता फैलाए पड़े हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और वो कैमरे से बाहर हो रहा है, क्या मतलब है उस एक्टिंग का। बहुत अच्छे एक्टर होंगे लेकिन कैमरे के सामने काम करना है, तो कैमरे के सामने उस गणित को समझना बहुत जरूरी है। अगर मीडिया में काम कर रहे हैं तो उसको उस कंटिन्यूटी को याद रखना है। हर चीज की अपनी अपनी टेक्नीशियंस टेक्निक होती है और उन चीजों को समझना जरूरी है और उसके तहत ही आपको अभिनय को लेकर जाना है, तो आप कभी मात नहीं खाएंगे। सब जगह एक नाटक, मैं जब एक सीरियल कर रहा था एक दिल हजार अफसाने, उसमें रेडियो के बहुत सारे कलाकार थे। वो रिहर्सल हुई तो रिहर्सल में सब लोग अपना मचाए पड़े थे गले की आवाज से। मैंने कहा अरे यार ये तो कमाल है यार, लेकिन वही लोग जब फील्ड पे आए शूटिंग पे तो मात खा गए। और भाई कैसी हूँ करके डायलॉग बोले तो वो एक्सप्रेशन वो आ ही नहीं रहा फिर कैमरे में। तो उस समय तो समझ में आया कि भाई फंडा, हर चीज का अपना अपना तरीका होता है, आप उसी के साथ अगर नहीं चलोगे, रिक्शे में बैठने का, साइकिल में बैठने का, गाड़ी में अगर आपको मर्सिडीज में बैठने का अगर उसकी तमीज नहीं आएगी तो आप बेकार है ना। बिल्कुल अब हवाई जहाज में बैठने के लिए आपको उस तरह से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा ना। बिल्कुल अब ऐसे नहीं कि अपनी गाड़ी समझ के आपने पैर ऊपर करके फ्लाइट में नहीं बैठ सकते ना, आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा। जैसे मग में पानी डालो तो पानी जो है मग का शेप ले लेता है ना, गिलास का अलग, कटोरी में अलग शेप लेता। एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए, अभी मेरे पास उदाहरण है, एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए, जिस विद्या में डाला जाए वो उसी का शेप, बहुत बस सीधी सी बात। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत खूबसूरत कि एक्टर को पानी की तरह होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और जो आ गया जो लोग हमें इस वक्त, जो हमारे ऑडियंस हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज, जो थिएटर कर रहे हैं इस वक्त, यंग हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है इस वक्त और हम लोग लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या कहेंगे चलते चलते? पॉजिटिव के लिए तो आप किताबें पढ़िए, सबसे अच्छा है नॉवेल्स पढ़िए, और सबसे सरल है, अच्छा है, मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़िए, कहानियां पढ़िए, उनके नॉवल पढ़िए और उसको महसूस कीजिए। कितने बढ़िया तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हर कहानी, हर नॉवल, हर इतना अच्छा है कि आप उसको फील कीजिए, कि कोई सा भी चैप्टर लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए और उसको फील के साथ जाइए। आप सोचिए कि मैं वो कैरेक्टर हूं और मैं ऐसे जा रहा हूं। नॉवल में क्या होता है, मैं इसके बीच नॉवल इसलिए मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ, कहानी में सीधी सीधी कहानी होती है, नॉवल में जो एटमॉस्फेयर वर्णन करते हैं, जैसे कि मैं चला जा रहा था, ठंडी हवा का झोंका मेरे को छू कर जा रहा था, कहीं दूर से कुत्ते की आवाज आ रही करके, तो और बहुत सारी चीजें इसके बीच में लिखा होता है। आप चले जा रहे, गड्ढा आया, आपने पार किया, है नदी आई, तो मतलब आपको कितना विजुअल मिल रहा है, बहुत डिस्क्राइब होता है, आप उस विजुअल को सोचिए, इतने विस्तार से दिया होता है कि आप उस लोकल में पहुंच जाते हो। उन्हीं चीजों को आप जब एक्ट कर रहे हो, जैसे आपको बोला गया कि आपको यहां से वहां तक चल के जाना है, तो आप उसको फील कीजिए ना, कि आपने नॉवल में पढ़ा है तो हवा भी चल रही, तो अपने कैरेक्टर के साथ रहते हुए उस फील को अगर ले आओगे ना, डायरेक्टर बोले यार क्या बात है, एक शॉट इधर से भी ले लेते हैं, क्या बात, और एक शॉट टॉप एंगल का भी, पता चला कि आपका शॉट बढ़ जाता है। क्या बात, क्यों? एक तो सिंपल सा इधर से उधर चला गया, एक बार में हो गया, लेकिन अगर आप उसमें कुछ क्रिएट कर देते हैं, और क्रिएट कब करेंगे, जब आपके पास आपकी सोच होगी, सोच कहां से आएगी,
सोच आएगी आपके पढ़ने से। आप जब पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो वही चीज आप एक्ट करते हुए करेंगे तो आपके लिए शॉर्ट बनेगा, नहीं तो शॉर्ट नहीं बनेगा। आप वैसे के वैसे ही होंगे, चल भाई तेरा क्लोज, इसका क्लोज, एक लगा दिया, हो गया। नहीं, शॉर्ट लेने आना चाहिए। और ये स्वर्गीय बासु चैटर्जी से भी मैंने सीखा है, शॉर्ट कैसे बनाते हैं। अगर एक्टर अगर नहीं देगा तो मैं शॉर्ट कैसे बनाऊंगा। अगर तुम्हारी सोच अगर चलेगी तो वो मैं तो करता ही था। उसके बाद मैंने उस टेक्निक को समझा, मैंने कहा अरे वाह, ये फंडा है। अच्छा, तो मैं इसमें इस सीन में सिर्फ साइलेंट है, तो मैं इसके बीच में ये जो बातें कर रहे हैं आसपास, तो मैं इनको देखते हुए क्या कर सकता हूँ अपने फ्रेम में। ये नहीं कि आप फ्रेम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये भी नहीं। तो आपके लिए अलग से क्लोज बनेगा। अरे वेरी गुड मुकुल, तेरा एक क्लोज बनेगा, तो मेरा आ गया ना, मैं क्लोज में। पॉइंट किसके बड़े? मेरे बड़े। तो काम ऐसे करना चाहिए कि डायरेक्टर मजबूर हो जाए आपको अलग शॉट देने के लिए, आपको अलग पोजीशन देने के लिए। नहीं तो आप सामान्य जैसे, हाँ भाई ठीक है, शॉट ओके, डायलॉग बोल दिया, ओके कैमरा ओके, चलो। एक्स्ट्रा क्या है? आपने जो दोगे उसको कैच करने के लिए डायरेक्टर को लेना ही पड़ेगा। डायरेक्टर को मजबूर करो कि हाँ, अरे नहीं कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं सुनता तो ठीक, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको तो देना चाहिए ना। आप देंगे तो वो कैच होगा। देंगे कहां से? पढ़ो। इसलिए इस समय आप जितना पढ़ सकते हो तो पढ़ो। और अपने एक याददाश्त को बढ़ाने के लिए मैं यंग जनरेशन को कहना चाहूंगा, जो मैं करता था, ये ट्रेन जर्नी मेरे लिए बहुत सुविधाजनक रही कि 3-3 4-4 घंटे पैसेंजर गाड़ी में मैं 60 किलोमीटर 3-3 4-4 घंटे में जाया करता था, ऊपर की सीट में बैठ के। तो मैं लिखने की प्रैक्टिस करता था। जैसे डायलॉग्स है मेरे बाद, पहला डायलॉग मेरा, उसके बाद दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथा मेरा है। तो मैं पहला लिखता था, फिर दूसरे तीसरे का भी लिखता था, फिर चौथे का अपना चौथा, फिर पांचवा छठा सातवां आठवां पूरा लिखता रहता। और लंबा डायलॉग हो तो लंबा डायलॉग पहले आप एक लाइन याद करो, उसका मूड डिसाइड करो, उसकी कटिंग करो, और उसके बाद याद कैसे करोगे, उसके फॉर्मेट को याद करो, उसके सेंस को पकड़ लो और उस सेंस के साथ चलते रहो। 1 2 3 4 5 6 लंबा पेज है, एक पेज का डायलॉग है। आप सेंस डेवलप कर लोगे तो इजीली आप उसको याद कर लोगे। अगर वो सेंस के साथ नहीं जा रहा है तो पहली लाइन, मैं वहां से जा रहा था, मैं वहां से जा रहा था, फिर एक लाइन और जोड़ दो, मैं वहां से जा रहा था तभी मेरे को पीछे से किसी ने आवाज दी, तो आप फिर से, मैं जा रहा था तभी मेरे को पीछे से किसी ने आवाज दी, मैं जा रहा था तभी मेरे को पीछे से आवाज दी किसी ने। फिर तीसरी लाइन क्या हुआ, फिर वो मुस्कुरा के मेरी ओर देखा, मैं चला जा रहा था, पीछे से तभी आवाज ही, वो मैंने मुड़कर देखा तो वो पीछे मुस्कुरा रही। तो ये अपने दिमाग में बिठाना शुरू कर दो, एक के बाद एक लाइन, एक के बाद दूसरी लाइन, दूसरी, पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं तरह से याद करोगे तो वो प्रैक्टिस में लाओ। ये समय जो है आपके लिए प्रैक्टिस का समय है, इसको प्रैक्टिस करते रहो, आपका बहुत अच्छा होगा। और पढ़ते रहो, सिर्फ 100% उसी में फोकस करो। और एक बात और कहना चाहूंगा काजल जी, मैं अपने साथियों से जो अभी काम शुरू किया है या काम कर रहे हैं, मिड में है, तो मेहनत करने से मत चूको। मेहनत बहुत जरूरी है, चाहे किसी क्षेत्र में हो। एक डांसर 6-6 7-7 8-8 घंटे डांस की प्रैक्टिस करता है, एक सिंगर प्रैक्टिस करता है, सुबह सुबह भोर में उठकर प्रैक्टिस करता है, फिर एक एक्टर प्रैक्टिस क्यों नहीं करता? सभी कलाओं को जोड़ने के बाद ही नाट्यवेद बना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक्टर के लिए सभी सारी चीजों की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। मूल चीज लोग ये बैठ गए हैं करने के लिए कि डायलॉग याद कर लिया तो समझ लो कि सब कुछ हो गया। नहीं, एक्टर को म्यूजिक सेंस बहुत जरूरी है। आपको नृत्य आना चाहिए, नृत्य का सेंस रहना चाहिए, आपको मार्शल आर्ट भी जानना चाहिए, आपको शारीरिक ज्ञान भी होना चाहिए। आपकी बुद्धि विकसित करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम को भी समझना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर के हिसाब से कॉस्ट्यूम, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
मुझे याद है कैनॉट प्लेस में उस समय मैंने 50 रुपए की कॉफी पी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं कर रहा था रशियन प्ले कर रहा था, उसमें डॉक्टर ध्रोन बना था, वो सोफिस्टिकेटेड सूट वूट, तो मैं मेरठ का आदमी, उज्जट दिमाग, ऐसे टांग फैला के बैठ जाना। तो राम गोपाल बजाज जी ने कहा मुकुल जरा ऑब्जर्व करो। मैंने कहा हाँ ठीक है। आदमी ये अपना कैनॉट प्लेस में अंदर घुसा और उसके बाद सबको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। जब मेनू कार्ड देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 50 रुपए की कॉफी, वो 50 रुपए उस समय मेरे को 5,000 रुपए लग रहे थे। ये बता रहा हूँ आपको, 88 की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जिसको 600 रुपए स्कॉलरशिप मिलती हो और उसके लिए 50 रुपए कॉफी पे खर्च करना, लेकिन वो वर्थ रहा मेरे। वो लोग कैसे बैठ रहे हैं, किस तरह से पैर को पैर रख के, किस तरह से, वो मैंने फिर उसमें प्ले में दिया ना, मैंने वो मैंने प्ले के दौरान मैंने उसको दिया। मैंने सीगल करके प्ले था, जी। वो पैर के वो पैर रख के बैठना, लुक किस तरह से लुक जाएगा, रशियन लोग किस तरह से लुक करते हैं, वो सब ऑब्जर्व किया मैंने। बड़े लोग तो वो लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें मैंने उसमें डाली, वो सीखा मैंने, वो समझा ऑब्जर्व करने के लिए। तो आपको जब भी ऑब्जर्व करने का मौका मिले ऐसी जगह, तुरंत अपनी झोली में या अपने माइंड में बिठा लो। ये हार्ड डिस्क इतनी बड़ी है कि इसका कोई सीमा नहीं है, तो इसके अंदर डालते रहो और अपने इमोशन को ऐसे ही, मतलब व्यर्थ गंवा मत दो। अपने इमोशन को अपने पास रखो सुरक्षित। जब जरूरत हो आपको इमोशन को, चीजों को, अपनी स्टोरीज को टक से, अरे इस सीन में इसकी जरूरत है, इस कैरेक्टर में, ठक से डाला, लोग वाह वाह क्या बात है यार, कमाल कर। अरे कमाल वाल कुछ नहीं, इधर से उठा के रखा हुआ तो वो फेंक दिया। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो अपने दिमाग में बिठाओ, देखो, सब रख लो, रखते रहो, कब काम आएगा, वो कब किस समय किसकी जरूरत है, वो चीज निकालो और डाल दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। कहीं यार क्या नेचुरल, रशीद भाई क्या करते हैं, यही सब करते हैं, इरफान क्या करता है, यही सब करते रहे ना। ये अपने दिमाग में बिठाओ चीजों को, और जब उसको परत खोल के उसमें में निकाल के आप एक्टर को वही करता है। मैं तो ऐसा करता हूँ, आप भी ऐसा ही कीजिए, अभिनय सरल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है। जैसे एक डांसर प्रैक्टिस करता है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 करता है ना, गले की प्रैक्टिस का तैयारी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ डायलॉग याद कर लिया, हो गया। नहीं, हमें भी बहुत, हमें तो उनसे ज्यादा मेहनत, हमें पेंटिंग भी आना चाहिए, स्केच करना चाहिए। स्केच किस लिए, आपको कोई कैरेक्टर मिलेगा तो आप स्केच तो कर लो कि तुम कैसे दिखना चाहिए तुम्हें। जो मैंने सुदामा में डिजाइन किया, बाल वाल मुड़ा के बैठ गया, मैंने कहा नहीं, मैं आता हूँ, मैं जाके बाल कटवा के आया, बिल्कुल गंजा होके आया, फिर मैंने मेकअप कराया, फिर मैंने कहा यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसे करो। अगर आपको नहीं मालूम, स्केचिंग नहीं आती है, तो फिर आप कैसे करोगे डिजाइन। जैसा अगर मेकअप मैंने कर दिया या जैसे डायरेक्टर ने बोल दिया वैसे ही करोगे क्या, विग लगा देंगे तो आप गर्दन भी नहीं मोड़ पाओगे। तो ये डिजाइन होती है, आपको अपने के लिए, अपने कैरेक्टर को जीने के लिए आपको खुद तैयारी करनी पड़ती है। ये बहुत जरूरी है, आपको हर चीज पे काबू पाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपर्ट, एक्सपर्ट तो हो ही नहीं सकता कोई भी किसी कला में, लेकिन जो जिस काम को करो उसमें कम से कम अपनी तरफ से तो एफर्ट करो, कम से कम अपने सोल से तो ये पूरी ईमानदारी के साथ था। हाँ, ईमानदारी से करते, कुछ चूक हो गई इसलिए मैं बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन सोल आपका बोलेगा ना, ये बहुत परेशान करता, मेरे को तो करता है, आत्मा परेशान करती है यार, तूने मेहनत नहीं की, सच में एक छोटा सा क्लोज में तूने मेहनत क्यों नहीं की।
कई बार ऐसा हुआ है, तो मतलब बहुत रात हो गई, कुछ भी हुआ, पता जल्दी यार, चलो यार जल्दी करो, फटाफट काम खत्म करो। फिर रात को आके सोचते यार उतने से में तू मिस कर गया यार, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा ना। ये मीडिया में आप जो भी कर रहे हो ये वर्षों तक, सालों तक रहेगा। तो जो भी काम करो 100% देने की कोशिश करो। नहीं होता कोई बात नहीं, कम से कम आप अपने आंखों के सामने शर्मिंदा तो नहीं हो अपने सामने। आप अपने आप को फेस तो कर पाओगे, नहीं मैंने बेईमानी नहीं की है, यस मैं बेईमान नहीं हूं, मैंने कभी बेईमानी नहीं की है, अपने आत्मा को बोल पाओ, तो तभी सर ऊंचा करके आप रह पाओ। यही मैं नए लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग। बहुत शुक्रिया, बाकी काजल जी आप तो थिएटर करते ही, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा थिएटर करते हैं। इतना इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी, इतनी इंस्पिरेशनल आपने, और इतना इंस्पिरेशनल मैसेज आपने दिया जो हमारे यंग लोग हम देख रहे हैं। मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था और देखने वालों के लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, थैंक लेकिन यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई। थैंक शुक्रिया। यू।